चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.5 को। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमको बताना है कि प्रत्येक का कौन सा परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है ना। तो हल लिख देते हैं। ठीक है, चलिए पहला लिख देते हैं। पहला वाला क्या है, 2 माइनस करणी में 5 है। 2 माइनस करणी में 5 है तो इसका कितना आ जाएगा बताइए। 2 हम जानते हैं करणी में 5 का मान कितना होता है, 2 माइनस ना। चलिए इसका आता है 2 ना 2 3 ऐसे कुछ रहता है। अपरिमेय मतलब कभी दोहराव नहीं होगा, इस प्रकार का रहेगा ना। तो चलिए हम इसमें से अगर घटा दें, 2 इसमें से चला जाए ना, तो अभी भी कितना बचेगा, -0.23। ये कभी रुकेगा नहीं और ये अपरिमेय संख्या क्या ही बच रहा है ना। तो ये हम लोग को क्या मिला बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब भी कोई परिमेय संख्या रहेगी या अपरिमेय संख्या रहेगी ना, अगर जुड़ेगा घटेगा, ठीक है, तो हम लोगों को अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जुड़ी घटेगी ना, तो हम लोग को हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय मिलेगा। आ जाते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा है 3 प्लस करणी में 23। ठीक है, लेकिन कोष्टक के बाहर है ऋण करणी में 23। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। चलिए कोष्टक खोल देते हैं। 3 प्लस करणी में 23 हो गया, माइनस कितना, करणी में 23 है ना। चलिए प्लस माइनस दोनों कट गया, हम लोग को क्या मिला, सिर्फ 3 मिला, जो कि क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जाहिर सी बात है, परिमेय संख्या मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा हमको दिया हुआ है 2 करणी में 7 बटे 7 करणी में 7। चलिए देखिए नीचे भी करणी में 7 है, ऊपर भी करणी में 7 है, दोनों आपस में कट जाएगा है ना। 2/7 बचा, जो कि क्या हम लोग को मिला, परिमेय संख्या मिला। ठीक है, परिमेय संख्या है। चलिए आ जाते हैं 1 बटा करणी में 2। चौथा नंबर है 1 बटा करणी में 2। ये तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या होगा, लेकिन 2 का गुणा 2 का भाग कर दे रहे हैं ना। 2 से गुणा कर दिए, 2 से भाग कर दिए, करणी में 2 है। ठीक है, चलिए ये जो करणी में 2 है, इसको 2 बार करणी में 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, करणी में 2/2, जो कि क्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या रहेगी ना, उसमें हम परिमेय संख्या से भाग देंगे, तभी भी हम लोग को क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। है ना। चलिए ये आ जाते हैं 5वां नंबर पे, भी वाला 5वां। देखिए 2 पाई है ना। देखिए हम लोग जानते हैं कि पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसमें हम लोग 2 से गुणा भी करेंगे तभी भी हम लोग को क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, ये आप लोग का पहला प्रश्न हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए ना। तो हम लोगों को पहला दे दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब 4 दे दिया है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं ना। तो ये पहला नंबर को हम लोग हल करते हैं। पहला वाला कितना है, 3 प्लस करणी में 3 और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करणी में 2। ये देखिए इस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है ना, तो इसको बस आराम से हम लोग हल कर लेते हैं कोई भी। तो देखिए तो यहाँ पर 3 आता है ना, तो जो भी होता है उसको उठाइए और पहले वाले में गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, फिर इसी को दूसरे वाले में गुणा करते हैं, कितना मिला, प्लस, चिन्हों का ध्यान रखेंगे, सब प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 करणी में 2 हम लोग को मिल गया। चलिए अब इसका हो गया काम। अब इसको 3 को इसमें 2 में गुणा करेंगे, कितना, देखिए चिन्हों का भी करेंगे लेकिन सब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 करणी में 3 मिला हम लोग को। चलिए इसको देख लेते हैं। जब करणी में 2 और करणी में इसका गुणा करेंगे ना, तो करणी करणी दोनों है, कोई दिक्कत नहीं, करणी के अंदर ही दोनों को रख दीजिए। और 3 दूना 6, दोनों करणी में था इसीलिए करणी में कर दिया। ये चलिए पहला वाला आप लोग को हल हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे 3 प्लस करणी में 3 ना, 3 माइनस करणी में 3 बना। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग कौन सा फार्मूला जानते हैं, एक कोष्टक में अगर a प्लस बी रहता है ना, और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या हो जाता है, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यही हो जाता है। तो चलिए उसी हिसाब से
एक कोष्टक में प्लस बी जैसा, एक कोष्टक में माइनस बी जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर मतलब करनी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तली के 9, और जब करनी में 3 और करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 आ जाएगा। देखिए वो किस प्रकार होता है, जैसे देखिए करनी में 3 है ना, करनी में 3 का वर्ग है ना, इसको हम यहाँ बता देते हैं आपको। तो करनी में 3 का मतलब 3 की घात 1/2, ठीक है, करनी का मान होता है 1/2, इसके पावर 2 है ना, तो जब पावर के पावर रहता है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। देखिए 1/2 का गुणा 2 में होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 हम लोग को प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, 1 2 2 कट जाएगा, 3 का पावर 1 का मतलब सिर्फ 3 हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हम लोग को मिला, माइनस सिर्फ 3, और कितना 9 में से 3 गया, कितना मिला, 6 मिल गया। ठीक है, ये इस फार्मूला पर हुआ। चलिए तीसरा नंबर कितना है, करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर ना, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। ए की जगह पर क्या है, करनी में 5 का वर्ग प्लस करनी में 2 का वर्ग प्लस 2 करनी में 5 गुणते करनी में 2। अब इसको बराबर आगे क्या हो जाएगा, करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो अभी बताएं आपको क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। फिर कितना, करनी में 2 का वर्ग कितना, सिर्फ 2। यहाँ पर देखिए करनी में आपस में गुणा कर दे रहे हैं उन दोनों का। चलिए प्लस 2 और करनी में कितना, 5 दूना 10। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 2 7 प्लस 2 करनी में 10। ठीक है, चलिए आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा वाला है तो यहाँ पर है, कह रहा है ना कि करनी में 5 माइनस करनी में 2 एक कोष्टक में है, और एक कोष्टक में कौन सा, करनी में 5 प्लस करनी में 2। चलिए ये इसी प्रकार का है, यही फार्मूला लगे, कोष्टक में प्लस बी और एक कोष्टक में माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर मतलब करनी में 5 का स्क्वायर ऋण करनी में 2 का स्क्वायर। करनी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 मिला, 5 में से ये कितना, करनी में 2 का वर्ग कितना, 2, 5 में से 2 गया, कितना मिला, 3। चलिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी, ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, पाई को ना किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है पाई बराबर c/d, जहाँ पर ये क्या है, वृत्त की परिधि है, और ये क्या है, वृत्त का व्यास। कह रहा है ना कि जैसे आप कोई भी वृत्त लीजिए, छोटा बड़ा कोई भी वृत्त लीजिए, और उसके व्यास जो भी उसका व्यास है उसमें से भाग दे देंगे ना। तो चलिए हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 3.14, ऐसे ही चलता चला जाता है, एक कभी रुकता नहीं है। इसका दशमलव प्रशांत कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है, दोहराव नहीं करेगा, 3.14 करते रहेंगे तो आपको अलग अलग मिलता रहेगा। लेकिन आप जब यहाँ पे कह रहा है कि सी क्या है, परिधि है, परिधि है ना, यहाँ पर डी क्या है, व्यास है। आप कह रहा है ना कि अगर किसी भी वृत्त आप छोटा बड़ा वृत्त लें, हमको जिससे मान लीजिए कोई प्रश्न हल करना है, अगर उसमें पाई आ गया, ठीक है, तो अगर किसी भी वृत्त हम कोई भी वृत्त ले रहे हैं, छोटा बड़ा कोई लीजिए, उसके व्यास से भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि इसका 2-3 स्थान तक मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे करेंगे 3.14, फिर हो सकता है 1-2 स्थान तक और मान प्राप्त कर लिए, और आपने बस फार्मूला पे रखा, चाहे कोई भी प्रश्न है उसको आपने हल कर लिया, ठीक है। तो लेकिन जैसे आप कोई सी चीज़ का वृत्त की परिधि मान रहे हैं, उसको नाप लिए ना, माप लेंगे, और इसको भी माप लिए, जैसे इन दोनों का अनुपात आप निकाल दिए, तो जैसे कि देखिए हम बता रहे हैं, जैसे 22/7 जनरली लेकर आप लोग हल करते हैं, ठीक है, तो इसको 22/7 लेना गलत होगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कभी नहीं रुकेगा। लेकिन ये जैसे 22/7 है, इसका अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती, तो इसको 22/7 इस प्रकार से लेना गलत होगा ना। इसको लगभग जैसे किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे देखें इसको क्या हो सकता है, 22.01 हाई लिख देते हैं, 0.001 0.001 ना, 0.001 इस प्रकार से होना चाहिए था। ये भी सिर्फ 7 नहीं होना चाहिए था, एक भी क्या होना चाहिए था, जैसे कि 7 दशमलव जैसे 0 1 फिर कितना 0.001
फिर 0001, ठीक है। कुल मिला जुला कर ये भी एकदम जैसे इसको 22/7 आना इसका गलत होगा, है ना। हमको लगभग जैसे ये जो भी रहे, ये अपरिमेय हो या तो ये अपरिमेय हो या तो ये अपरिमेय हो, लेकिन दोनों पर हमको भाग देने पर किस प्रकार से आना चाहिए, 3.14 और बहुत सारा ऐसे आना चाहिए जिससे कि हम लोग को क्या प्राप्त हो जाए, ये पाई का मान कैसा हो जाए, अशांत अनावर्ती प्राप्त हो जाए, ठीक है। पाई का जिस दशमलव प्रशांत कैसा होगा, अशांत अनावर्ती, मतलब दोहराव नहीं करेगा। और ये भी आप जब किसी भी वृत्त का परिधि ले लेते हैं उसका व्यास से भाग देंगे, है ना, तो आपको वो ज्ञात ही होगा। जो भी चीज़ आप परिधि लेंगे किसी वृत्त का तो आपको ज्ञात होगा, तो और ये भी आपका व्यास ज्ञात होगा, ज्ञात करेंगे तो इसका कुछ हद तक आप पा जाएंगे। लेकिन वो हम लोग का जैसे 22/7 लेकर हल करते हैं तो ऐसा लेना हम लोग को गलत होगा, क्योंकि अगर 22/7 लिए तो आप लोगों को क्या मिलेगा, अशांत आवर्ती मिलेगा, है ना। चलिए तो देखिए ये तो परिमेय, ये दोनों बराबर नहीं होगा, कैसे, क्योंकि देखिए ये अपरिमेय संख्या है, पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और ये अगर इसको आप लेकर हल कर रहे हैं तो इसको भी किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात निकाल कर हल कर रहे हैं, तो ये दोनों परिमेय संख्या लेना हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या ये लेना गलत होगा ना। तो हम इस बात को लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमें वृत्त की परिधि तथा व्यास को एक परिमेय संख्या लेना गलत होगा, लेना गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर कर्ण में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 9.3 सेंटीमीटर लंबाई की हम लोग एक रेखा खींच लेंगे स्केल और पेंसिल से। चलिए लंबा खींच लेते हैं और 9.3 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। फिर पुनः से बी से 1 सेंटीमीटर और ले लेते हैं, ठीक है। बिंदु सी 1 सेंटीमीटर ले लिए, बिंदु सी ले लेंगे। बिंदु से लेने के बाद अब ना ए सी को आधा कर देंगे, है ना। आधा करने के लिए आधा से अधिक दूरी प्रकार में भरेंगे और इधर ऊपर भी चाप कटाएंगे और नीचे भी चाप कटाएंगे, ठीक है। फिर वहीं उसी दूरी से दूरी बदलेंगे नहीं, फिर सी से कटाएं, फिर ए से ऊपर चाप कटाएंगे और नीचे चाप कटाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 ठो कटान बिंदु मिलेगा। अब दोनों कटान बिंदु को एक दूसरे से मिला लीजिए। चलिए हमने कटान बिंदु को दोनों को मिला लिया। तो अब आपको ए सी का एक ठो मध्य बिंदु मिल गया ना। अब जो मध्य बिंदु मिला है और सी वाली दूरी भरी है या ए वाली दूरी, दोनों बराबर दूरी है, मध्य बिंदु मिला है, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक अर्धचाप करके अर्धवृत्त बना लीजिए। चलिए चाप लगाकर अर्धवृत्त बना लिया हमने। अर्धवृत्त बनाने के बाद अब चाँदे की मदद से जो बिंदु बी था आपको पास, उससे ना होते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए एक बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु लेने के बाद
बी और उस बिंदु से मिला दीजिए अर्धवृत्त पे, सिर्फ अर्धवृत्त पे मिलाएंगे, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाते हुए मिलाया हमने, तो इसे बना लेते हैं चिन्ह। बिंदु डी इसका नामकरण कर देते हैं। ये 9.3 सेंटीमीटर हमने लिया था, और ये जो हम लोगों को मिला है ना बी डी, यही 9 करणी में 9.3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी और डी की जो दूरी है ना उसको ले लेते हैं, प्रकार में भर लेते हैं और उसे संख्या रेखा पर गिरा देते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर गिरा दिए। चलिए, और इसको आप देखेंगे ना तो ये 3 से थोड़ा सा बाद में गिरेगा, क्योंकि करणी में 9 का मान कितना होता है 3, और ये करणी में 9.3 है, तो 3 से थोड़ा सा बाद में गिरेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नामकरण कर लेते हैं। चलिए, अब जो अब आप लोगों का बी था ना वो हम लोग का अब 0 हो गया, ठीक है। अब 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 सेंटीमीटर, और फिर चलिए 1 सेंटीमीटर और बना लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर बना लिए, और तीर लगा देते हैं क्योंकि संख्याएं तो आगे भी रहेंगी। अब इसको भी नाप कर दिखा देते हैं नीचे भी आपको। यही हम लोग को मिल गया कितना, संख्या रेखा पर करणी में 9.3 मिल गया हम लोग को। चलिए, ये हम लोग को मिल गया करणी में 9.3 ना। अब इसको जो जो हमने किया है बस उसको अब हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर लिखते हैं कि सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर ए बी लिया। ए बी को 1 सेंटीमीटर और बिंदु सी से मिलाया तक बढ़ाया, और बिंदु सी तक बढ़ाया। फिर सेकंड नंबर लिख लेते हैं कि AC को समद्विभाजित किया, बिंदु O प्राप्त किया। AC को समद्विभाजित चलिए किया, बिंदु ओ बना लेते हैं, भूल गए थे हम लोग, चलिए वो बना लेते हैं, बिंदु O प्राप्त किया। चलिए तीसरा नंबर लिख लेते हैं हम लोग, बिंदु O को केंद्र मान के बिंदुओं को केंद्र मानकर AO चलिए यहाँ पे दूरी नहीं रहेगा, दूरी को काट लेते हैं, त्रिज्या बना लेते हैं ना, त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाया। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाते हुए आगे बिंदु D तक बढ़ाया। बिंदु
डी तक बढ़ाएं। चलिए पांचवा लिख लेते हैं। बी ई करड़ी में 9.3 को दर्शाता है। आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर एक बार फिर से देख सकते हैं कि जो बी ई है वही करड़ी में 9.3 को दर्शा रहा है। चलिए हम लोग आ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए ना। तो हरों का परमीकरण मतलब अगर अंश और हर के रूप में अगर संख्या लिखी गई है ना, तो हर से क्या करना है, करड़ी हटाना है, गायब करना है, ठीक है। तो उसको किसी भी तरह करके हटाइए, तो लेकिन हर से क्या कर दीजिए, करड़ी को गायब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला सवाल को हल करते हैं ना, हल में चलिए हल करते हैं। पहला है 1 करणी में 7 है ना। तो देखिए इसमें हम क्या कर दें, अंश और हर में क्या कर दें, करणी में 7 का गुणा कर दें, ताकि बस इसका यही मतलब है, ऊपर भले से करणी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे करणी नहीं होना चाहिए ना। तो बराबर हम लिख देते हैं 1 करणी में 7, और ऊपर भी करणी में 7 का गुणा करते हैं और नीचे भी करेंगे, क्योंकि दोनों काम बैलेंस में करेंगे ना। तो एक में करणी का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7। और देखिए करणी में 7 और करणी में 7 का गुणा होता है तो क्या मिलता है, सिर्फ 7 हम लोग को प्राप्त होता है। तो चलिए ये हम लोग का क्या हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है। हर से करणी चली गई। चलिए दूसरा वाला करते हैं हल। 1 कितना है, करणी में 7 ऋण करणी में 6 है ना, बराबर इसको लिख लेते हैं, करणी में 7 ऋण करणी में 6 है ना। चलिए ये देखिए a माइनस बी जैसा है ना, इसको a प्लस बी से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी रहता है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो देखिए जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, जब स्क्वायर हो जाएगा तो इस यहाँ से भी करणी हट जाएगी, यहाँ से भी हट जाएगी, तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दे रहे हैं। देखिए माइनस है तो प्लस वाले से गुणा भाग करेंगे, क्योंकि माइनस है तो प्लस वाला से, ठीक है। 7 प्लस करणी में 6, करणी में 7 प्लस करणी में 6। चलिए एक का इसमें गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा, करणी में 7 प्लस करणी में 6 बटे, जब यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, तो a का वर्ग मतलब करणी में 7 का वर्ग ऋण करणी में 6 का वर्ग। तो ऊपर है करणी में 7 प्लस करणी में 6 बटे इसका करणी में 7 का वर्ग कितना, 7 ऋण करणी में 6 का वर्ग, करणी हट जाएगी कितना 6, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया ना, 1 बचेगा। तो चलिए एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह हम लिख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर आ जाते हैं। तीसरा हमको दिया है 1 करणी में 5 प्लस करणी में 2 ना। चलिए तो इसमें देखिए एक कोष्टक, देखिए a प्लस बी जैसा दिया हुआ है, a माइनस बी से गुणा कर दीजिए, तो 1 बटे करणी में 5 प्लस करणी में 2 गुणते करणी में 5 ऋण करणी में 2, करणी में 5 ऋण करणी में 2। चलिए एक का जब इसमें गुणा करेंगे तो यही चीज़ हो जाएगा, करणी में 5 ऋण करणी में 2 बटे, लेकिन ये देखिए एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, ए का स्क्वायर मतलब करणी में 5 का स्क्वायर, हमेशा चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस करणी में 2 का वर्ग। चलिए करणी में 5 ऋण करणी में 2 बटे करणी में 5 का वर्ग कितना, सिर्फ 5, और ऋण करणी में 2 का वर्ग कितना, सिर्फ 2। चलिए करणी में 5 ऋण करणी में 2, 5 में से 2 गया, 3 बचा। देखिए हर से गायब हो गया ना, हर से यहाँ पर 1 मिला था, यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे 7 मिला, परमीकरण हो गया। चलिए चौथा नंबर आ जाते हैं, 1 करणी में 7 माइनस करणी में 2 ना। चलिए इसमें भी परमीकरण वैसे ही करेंगे, करणी में 7 है कितना, ऋण 2 है, इसमें कर दीजिए करणी में 7 प्लस 2 से, यहाँ पे करणी में 7 प्लस 2, ठीक है। चलिए इसमें एक में इसका गुणा करेंगे तो वही मिल जाएगा हम लोगों को, करणी में 7 प्लस 2 ही, लेकिन नीचे क्या मिलेगा, करणी में 7 का वर्ग ऋण सिर्फ 2 है ना, 2 का वर्ग, ठीक है, बराबर करणी में 7 प्लस 2 बटे कितना, करणी में 7 का वर्ग कितना 7, ऋण 2 का वर्ग कितना 4, करणी में 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 4 3 7 होता है ना,
तो 3। देखिए हर से क्या हो गया, करणी खत्म हो गई, ये हो गया परिमीकरण, चैप्टर समाप्त।